मेरा नाम नंदिनी है। मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, पर मेरा ससुराल इतना अच्छा नहीं था जितना उन्होंने शादी से पहले दिखावा किया था। मुझे इस बात का दुख सारी जिंदगी रहा, लेकिन औरत की किस्मत में समझौता ही होता है। मैंने भी इसलिए चुपचाप सब बर्दाश्त किया। मेरी एक ही ननद थी जो कि सब पर भारी थी। इसके हर जुल्म सहती थी। वो भला की खूबसूरत, इसे खुद पर काफी नाज था। मैं भी इकलौती बहन थी, पर मेरा एक भाई था जो कि लापरवाह था पर काफी होशियार था। इसलिए पापा ने इसे जबरदस्ती डॉक्टरी में एडमिशन करवाई थी, पर वो अपनी पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन खानदान के सभी लोग इसके पास ही जाते थे ताकि पैसे बच सके। मेरा भाई सबका इलाज फ्री में करता और जब भी इससे शादी की बात की जाती तो इनकार कर देता और यही बोलता कि मुझे कभी शादी नहीं करनी। मुझे यही लगा कि शायद उसे कोई पसंद हो। पर जब यह बात पूछी तो इनकार कर देता कि ऐसी बात नहीं है। मम्मी ने फैसला कर लिया था कि मेरी शादी कर देगी। इस तरह एक अच्छा खानदान तलाश कर दी थी। मेरी शादी के वक्त मेरे ससुराल वाले काफी खुले मिजाज किस्म के थे। पहले पहल उनकी सोच और रस्मों रिवाज देखकर हैरान थी। मुझे उनके रंग में ढलने में काफी दुश्वारी हुई। दूसरी तौर पर मेरी ननद इस मामले में बहुत ज्यादा पड़ी रहती थी, पर मेरे पति इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाते थे, जिसकी वजह से वो बहुत बिगड़ गई। आज भी वो दिन याद है जब ननद ने काफी जिद की कि मुझे पार्टी पर जरूर जाना है। मेरी एक ही तो सहेली है जिसकी पार्टी पर अगर ना गई तो वह नाराज हो जाएगी। उसकी जिद के आगे पति ने मुझे भी कहा कि तुम इसके साथ पार्टी पर चली जाओ। मैं भी हैरान थी, लेकिन इनकार कैसे कर सकती थी। इसलिए रात को तैयार होकर अपनी ननद के साथ उस पार्टी पर चली गई। जिधर पहुंचकर मैं हैरान हो गई थी, क्योंकि अपनी ननद को मैंने किसी लड़की के साथ देख लिया। उसके साथ काफी हंस हंस कर बातें कर रही थी और जब मैंने उसे इस लड़की के साथ एक रूम में जाते हुए देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। न जाने वो ऐसा गुनाह क्यों कर रही थी। 1 घंटा बाहर खड़े होकर मैंने उसका इंतजार किया, पर वह वहाँ से ना निकली। मुझे काफी हैरानी हुई। मैं थक हार कर वापस घर आ गई और अपने पति को नंद की सारी बात बता दी, पर पति ने मेरी बात पर यकीन न किया कि मेरी बहन ऐसी नहीं है। अगले दिन जैसे ही वह घर आई तो पति को बोली कि मेरी सहेली का एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए उसके साथ चली गई, जबकि उसके झूठ ने मुझे हिलाकर रख दिया था। उसने मुझे मेरे पति के सामने झूठा साबित कर दिया, पर झूठ के पांव नहीं होते। मैं दिल ही दिल में यही दुआ करती थी कि भगवान इसे समझ दे और इसका यह झूठ सबके सामने आ जाए। पर एक रोज उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। मुझे वही रात याद आने लगी जब मैंने उसे लड़के के साथ देख लिया था। घर वालों ने उसे कहा कि रीना, तुम ठीक तो हो? वो बोली कि बस मुझे बदहजमी है, शायद इसलिए उबकाई आई है। पर वक्त के साथ साथ उसका पेट फूलने लगा था। एक रोज वो काफी बन ठर कर कहीं जा रही थी। सास ने पूछा कि किधर जा रही हो, तो बोली कि सहेली का पता करने जा रही हूँ। मुझे शक होने लगा, इसलिए उसका पीछा किया और वह तो उसी लड़के के पास गई थी। वो अब उसका हाथ थाम कर रो रो कर न जाने क्या कह रही थी। मुझे तो डर से इसका परेशान चेहरा ही दिखाई दे रहा था। अगले ही पल उसने अपने पेट पर हाथ रखा तो मैं सारा मामला समझ गई थी कि ननद उम्मीद से है और वह नाजायज बच्चा इसी लड़के का है। लेकिन फौरन ही मैं घर चली गई। ननद इस दिन काफी परेशान हो गई थी, लेकिन बढ़ते हुए पेट से वो कैसी सच छुपा सकती थी। इसलिए एक रोज उसकी फाइल मेरे पति के हाथ लग गई। पति हैरान हो गया था, पर वो यही बोली कि भाई ऐसी बात नहीं है, मैंने छुपके इससे शादी की थी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। पति ने इसे एक थप्पड़ लगाया था कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुम वापस अपने पति के पास चली जाओ। नंद को घर से निकालने पर सास ने मेरे पति को जली कटी सुनाई। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे जब एक रोज नंद जैसे ही घर में दाखिल हुई तो उसकी हालत काफी खराब थी। इसके बाल बिखरे हुए थे, होंठ सोजा हुआ था, जबकि उसका पेट पहले की तरह फूला हुआ भी नहीं था। यह देखकर सबके होश उड़ गए थे। इससे पहले कि वह गिर जाती, जब मैंने उसे सहारा दिया था, उससे पूछने लगी कि ये हरकत किसकी है, तो वो बोली कि मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया। उसने शर्त रखी थी कि अगर मेरे साथ रहना है तो यह बच्चा गिराना पड़ेगा। मैंने उसकी बात मानकर यह गलत काम भी कर दिया, पर अगले ही दिन वो मेरी सौतन ले आया। यह सुनकर हम सब आग बबूला हो गए थे। ननद चीखने लगी थी, बार बार उसी लड़के का नाम लेती थी। मेरा पति यही कहता कि तुम्हें कहा था ना कि वो लड़का अच्छा नहीं है, पर फिर भी तुमने उससे छुपकर शादी कर ली। तुमने घर वालों की बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की है। यह उसी का नतीजा है जो तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। मेरा भाई एक रोज मुझे ससुराल से लेने आया तो वो भी ननद की हालत देखकर हैरान हो गया कि कैसे एक हंसती खेलती खूबसूरत लड़की अब उलझी हुई हालत में मरीज लग रही थी। मेरे पति ने मेरे भाई से बात की, अगर तुम इसकी दिमागी हालत को समझ सको तो कोई दवा बता दो। तो भाई ने एक इंजेक्शन बताया था जिससे ननद की तकलीफ कम हो सकती थी
और वह कुछ देर सो सकती थी। पति बोला कि मैं अपनी बहन को ऐसा इंजेक्शन नहीं दे सकता, वह हम पर बोझ नहीं है, मुझे तो ऐसी दवा चाहिए जिससे उसका सुकून वापस आ जाए। तुम्हारे इस इंजेक्शन से तो सिर्फ हम ही सुकून में रहेंगे, वरना मेरी बहन तो बेसुकून होकर सो जाएगी। तो मेरा भाई मेरे पति की बात सुनकर शर्मिंदा हो गया। मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि पति ने मेरे भाई की काफी बेइज्जती की। ननद को ऐसे ही दौरे पड़ते थे, वो बिल्कुल पागल हो गई। पति और सास जानते थे कि अब उनकी बेटी से कोई भी शादी नहीं करेगा। ननद दिन रात शोर करती रहती थी। इन्हीं दिनों मैं भी उम्मीद से हो गई थी और मेरी इस खुशी पर कोई भी खुश ना था। सास को अपनी बेटी का सदमा था, जबकि पति ने भी इस हाल में मेरी कोई देखभाल नहीं की। पर अपनी इस हालत की वजह से नंद का शोर मुझे जहर लगता। मेरा भाई मुझसे यही बोलता था कि तुम ऐसा करो कि अपनी ननद को इंजेक्शन लगाओ, जिससे तुम्हारी रात सुकून से गुजरेगी। पर मैं डर जाती थी कि मुझे यह हिम्मत वाला काम नहीं होगा। नवीन बोला कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं यह काम कर सकता हूँ। मैं रोज रात को तुम्हारी ननद के पास आ जाऊंगा और यह काम काफी खुफिया तरीके से करूंगा कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। भाई की बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। कहने लगा कि तुम फिक्र न करो, मैं डॉक्टर हूँ, इस काम में माहिर हूँ। मैंने भी उसकी बात मान ली और बोल दिया कि तुम रात 2 बजे घर के बाहर खड़े हो जाना। वो भी तैयार हो गया था। जैसे ही रात हुई तो सब सो गए थे। मोबाइल बजा तो जैसे ही मैंने अपना मोबाइल देखा तो मेरे भाई का नंबर जगमगा रहा था। मैं जल्दी से ही अपने कमरे से निकली और मेन दरवाजे पर चली गई। मेरा भाई मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने दरवाजा खोलकर उसे अंदर किया और फिर उसे ननद का रूम दिखाने लगी। वो अंदर चला गया, जबकि बाहर मैं उसका इंतजार करने लगी। जैसे ही वो बाहर आया तो इसने मुझे अपना अंगूठा दिखाकर इशारा किया। मैं जान गई थी कि काम हो गया। वो मुस्कुराकर वापस चला गया। 3-4 दिन यही सब लगातार होता रहा, लेकिन अब मेरी हालत इतनी बेहतर नहीं थी कि मैं रोज-रोज अपने भाई के लिए दरवाजा खोलती और इसके बाद ननद के कमरे के बाहर खड़ी हो जाती। इसलिए मैंने उसे कहा कि तुम अपना काम करके वापस चले जाया करो। नवीन ने मेरी बात मान ली। अब ऐसा ही करता था। रात को ननद के कमरे में जाकर उसे इंजेक्शन लगा देता और फिर खुद ही वापस चला जाता। मैंने उसे अपने घर की चाबी भी दे दी थी। अगले रोज ननद उठती तो इसकी हालत काफी अजीब होती। उसके चेहरे पर एक थकन होती और वह काफी सुस्त दिखाई देती। सब घर वाले यही समझे कि शायद वो ठीक हो रही है। मैंने भी सुख का सांस लिया कि इस इंजेक्शन की वजह से काफी फर्क पड़ रहा है। अब घर में काफी सन्नाटा होता था, लेकिन मेरी ननद बिल्कुल बच्चों की तरह हो गई। ऐसा लगता था जैसे वह 13 साल की बच्ची हो। उसकी हरकतें बच्चों वाली थी। उसका खाने पीने उठने बैठने का ख्याल रखना पड़ता था। इसी वजह से अपने पति से बात करके मैंने एक नौकरानी भी रख ली थी, जो कि 24 घंटे उसी के साथ होती थी। नौकरानी को एक क्वार्टर भी दे दिया था, जो कि घर के बिल्कुल साथ था। वो अपने बेटे के साथ वहाँ रहती थी। उसका बेटा ननद का हम उम्र था, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं था। वो भी घर के काम काज में काफी हाथ बटाया करता था। मैं भी उसे बहुत से काम करवा लेती थी। इस तरह मेरी जिंदगी काफी अच्छे से गुजरने लगी थी। ननद भी खामोश सी रहती थी। मुझे लगा कि अब जैसे इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। एक रोज मैं जैसे ही मायके गई तो मैंने अपने भाई को मना कर दिया कि अब इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम मेरे ससुराल न आना। और नौकरानी भी 24 घंटे उसके पास रहती है, तो इस तरह इसे भी शक हो जाएगा। तो इस बात पर मेरा भाई चौंक गया था। कहने लगा कि कैसी बात कर रही हो, इस इंजेक्शन का कोई नुकसान नहीं है और अगर मैं लगातार लगाता रहूंगा तो ननद ऐसी ही रहेगी, लेकिन अगर मैंने ना लगाया तो वो फिर से शोर करने लगेगी। इसलिए मैं तो यही सलाह दूंगा कि इसे रोज इंजेक्शन लगना चाहिए। मैंने उसे मना कर दिया कि नहीं, अब मैं और रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है। हाँ, अगर ननद ने फिर से शोर किया तो मैं फिर से तुम्हें बोल दूंगी। 3 दिन गुजरे थे। मेरी सास बहुत परेशान होने लगी। वह जब भी रीना की हालत देखती तो पूछती, तुम ठीक तो हो? रात को तुम्हें नींद तो आ गई थी ना? तो वो खुशी खुशी यही बताती कि हाँ, मैं सारी रात सोई थी। लेकिन फिर मेरी सास परेशान हो जाती कि अगर वो सारी रात सुकून से सोई है तो अगली सुबह इसके बाल इतने उलझे हुए क्यों होते हैं। दूसरी बात ये कि वह ऐसी थकी हुई महसूस होती है। उसका चेहरा बेरौनक होता है। उसके साथ क्या हो रहा था? वो दिन पर दिन कमजोर हो रही थी। सास कहने लगी कि मुझे रीना को डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। यह बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे कि अगर ये पोल खुल गया कि मैं इसको इंजेक्शन लगवाती हूँ तो मैं बुरी तरह फंस जाऊंगी। मैंने अपनी सास को रोक दिया और इनसे बताया कि मेरा भाई इस बीमारी का इलाज करता है और वो जरूर बता देगा कि इसके साथ क्या मसला है। मेरी सास खामोश हो गई और फिर बोली कि तुम्हारा भाई तो बिल्कुल निकम्मा है। मैं अपनी बेटी को तो अच्छे डॉक्टर से ही चेक करवाऊंगी, पर
पर मेरा पति मेरी बात मान ली और बोला कि बाहर के डॉक्टर को बुलवाकर हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। नवीन घर का ही डॉक्टर है तो यही बेहतर रहेगा कि हम रीना का इलाज उससे करवाएं। सास ने भी आखिरकार मेरी बात मान ली। मैंने जल्दी से ही नवीन को फोन कर दिया और इसको सारी बात बता दी। वो जैसे ही आया तो रीना का इलाज करने लगा। कुछ देर बाद ही वो बोला कि परेशानी की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। नवीन रीना से सवाल करने लगा। वो बिल्कुल बच्चों की तरह इसे जवाब दे रही थी और काफी खुश हो गई थी। मैंने महसूस किया कि मेरी ननद मेरे भाई के साथ बहुत हंसी खुशी खेल रही है और बातें कर रही है, जबकि मेरे भाई ने नवीन उसे काफी प्यार से ट्रीट कर रहा था। मुझे यह बात कुछ खटक रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो ननद के साथ हंसी खुशी बातें करे। कुछ देर बाद वापस चला गया था। रीना उदास हो गई थी। वो अब रोज कहती कि मुझे नवीन के साथ खेलना है। यह बात सुनकर तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन मैंने नवीन को सख्ती से मना कर दिया था। सास कहने लगी कि नवीन को कॉल करो और इसे बोलो कि हमारे घर आ जाए। कुछ देर वो रीना के साथ बैठे और इसके साथ खेले तो मैं सास को इनकार कर देती कि नवीन की ड्यूटी है और वह बिजी है। सास को भी यही लगता था, लेकिन असल बात तो ये थी कि मैं खुद नहीं चाहती थी कि नवीन मेरी ननद के करीब आए। दूसरी तरफ मम्मी उसे कहती तुम शादी कर लो तो वो यही कहता कि अभी शादी नहीं करनी। मैं काफी परेशान हो गई थी। एक रोज मैंने उससे पूछा कि अगर तुम्हारे दिल में कोई लड़की है तो बता दो, हम उसके घर रिश्ता लेकर चले जाएंगे। तो खामोश हो गया। उसने कोई जवाब न दिया। मुझे अब उस पर शक होने लगा था। मेरा यह शक भी सच निकला जब एक रोज मेरी सास बोली कि तुम अपने भाई की शादी कब करवाओगी। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा भाई अभी शादी नहीं करना चाहता। तो वो खामोश हो गई। मैंने उनसे कहा कि मेरा भाई अभी शादी नहीं करना चाहता तो वो खुश हो गई थी। पहली दफा उन्होंने मेरे भाई का जिक्र किया था। उसके अगले ही दिन मेरा पति मुझसे बोला तुम अपने भाई को कहो कि वो मेरी बहन से शादी करे। मैंने उसकी बात सुनी तो फौरन ही इनकार कर दिया कि नवीन ऐसा कभी नहीं कर सकता। वह तो सिर्फ एक डॉक्टर से शादी करना चाहता है। मैंने इसे इनकार कर दिया, लेकिन मेरे अंदर डर बैठ गया। अब मैं यह महसूस कर रही थी कि मेरा पति मेरे भाई से बहुत ज्यादा बातचीत कायम कर रहा है। मैं नहीं जानती थी कि वो किस मुद्दे पर बात करता है, लेकिन एक रोज मैंने उसके मैसेज पढ़ लिए जिसमें पति नवीन से रीना का जिक्र कर रहा था। मैं ये देखकर हैरान रह गई थी कि मुझे काफी गुस्सा आया, बल्कि मैंने अपने भाई नवीन को मना कर दिया कि खबरदार, जो तुमने इस लड़की का ख्याल भी अपने दिल में लाने की कोशिश की। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई पागल लड़की मेरी भाभी बने। तो इस पर वो खामोश हो गया और फिर बोला ऐसी कोई बात नहीं। मैं खुद भी नहीं चाहता कि मैं उससे शादी करूं, लेकिन मैं तो बस ये चाहता हूं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वह काफी खूबसूरत लड़की है। ऐसी लड़की को मैं अकेला नहीं देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो ठीक हो जाए और फिर से अपनी जिंदगी एंजॉय करे। इसलिए मैंने तुम्हारे पति को कहा है कि मैं उसका इलाज करूंगा और उसने भी मुझे इजाजत दे दी है। मैंने जैसे उसकी बात सुनी तो मैं काफी हैरान हुई थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरा भाई रीना का इलाज करना चाहता है, लेकिन वो डॉक्टर है। शायद इसी वजह से वो ये सब कर रहा था। मैं खामोश हो गई थी। नवीन अब रोज मेरे घर आ जाता था और वो मेरे पति के साथ रीना के बारे में डिस्कस करता था। रीना भी काफी खुश हो जाती थी और इसके साथ काफी खेलती थी। उसका दिमाग बिल्कुल बच्चों की तरह था और मेरा भाई भी बच्चा बनकर उसके साथ खेलता था। यह चीज मुझे काफी अजीब लगती थी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने नौकरानी को काफी समझाया कि जब भी मेरा भाई आए तो वह ननद को कमरे में लेकर चली जाया करे, लेकिन जब नौकरानी ये सब करती तो मेरी ननद चीखने लग जाती और शोर करने लगती कि अगर मैं नवीन के पास न गई तो चीखना बंद नहीं करूंगी। कुछ दिन यही ड्रामा चलता रहा। इन्हीं दिनों मुझे भगवान ने बेटा दे दिया। मैं बहुत खुश हुई। घर वाले सभी बहुत खुश थे। रीना ने मेरे बच्चे को जैसे ही देखा तो इसे अपना वक्त याद आने लगा जब ये उम्मीद से थी। इसने अपने दिमाग पर जोर डाला, इस वजह से उसके दिमाग ने फिर से काम करना बंद कर दी। मेरा भाई भी काफी परेशान हो गया। अब रीना मेरे बेटे के आसपास मंडराने लगी थी। मुझे यही डर लगा रहता कि रीना कहीं वो मेरे बेटे को नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए एक रोज मैंने अपने भाई को फिर से कहा कि तुम रीना को इंजेक्शन लगाने फिर से आना शुरू कर दो, और वो तो पहले परेशान हो गया। मैं जानती थी कि वो रीना के लिए अपने दिल में जज्बात रखता है। मैंने उसे कहा कि तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी नहीं है, तुम्हें कोई भी अच्छी खूबसूरत लड़की मिल जाएगी। मैं जानती हूँ कि रीना काफी खूबसूरत है, उसकी खूबसूरत तुम्हें उसकी तरफ खींच रही, लेकिन वो एक बचकाना हरकत रखती है। तुम शायद यह भूल रहे हो। तो कहने लगा कि ऐसी बात नहीं है, मैं पागल से शादी कभी नहीं करूंगा। मेरा दिमाग खराब नहीं है, पर मैं क्या करूं, जब भी मैं उसका इलाज करता हूं तो उसकी खूबसूरती मुझे अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन फिक्र न करो, मैं रोज रात को आ जाया करूंगा और उसे इंजेक्शन लगा दिया करूंगा। इसकी बातों से मुझे काफी तसल्ली मिली। अब वो फिर से खुद ही रात को आ जाता। उसके पास घर की चाबी थी, मुझे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी और इस तरह मेरा बेटा काफी सुकून की नींद सोने लगा। मैं बहुत खुश हुई और मेरी सास को तो फिर से परेशानी होने लगी कि न जाने उनकी हंसती खेलती रीना को फिर से क्या हो गया। वो रात को इतनी जल्दी कैसे सो जाती है। जब अगले दिन उठती है तो उसकी हालत फिर से काफी अजीब होती
होती है। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर थकान दिखते हैं। मुझे यही लगा कि इंजेक्शन की वजह से उसकी ऐसी हालत है। पहले भी नवीन जब उसे इंजेक्शन लगाने आता था तो उसकी यही हालत हो जाती। उसके कुछ दिन बाद ही मुझे एक बहुत अच्छी खबर मिली जिसने मेरे दिल को सुकून पहुंचाया था, क्योंकि मेरे भाई ने एक लड़की चुन ली थी और उसने घर वालों से कह दिया था कि मैं इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। नवीन ने सब घर वालों को खुश कर दिया था, जबकि मेरी सास ने जैसे ही सुना तो उसका मुंह बन चुका था और बोली कि मेरी बेटी इतनी प्यारी है, इतनी खूबसूरत है, इसमें क्या कमी है? तुम अपने भाई से बोलो कि इसे शादी कर ले। मैंने सास को साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मेरा भाई एक डॉक्टर से शादी करना चाहता है और नवीन अभी उससे शादी नहीं करना चाहता था। वो बोलता था कि अभी वो 1 साल में सब्र करना चाहता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि रीना की इलाज करने में से कोई रुकावट न हो और इसकी बीवी इसके काम में दखल अंदाजी करे। मैं भी इसको समझती थी और जब भी मेरे घर आता तो रीना का इलाज करता था। वह भी उसके साथ काफी हंसती खेलती थी, लेकिन रात को जब भी आता था तो किसी को मालूम नहीं होता था। इस तरह रीना का खुफिया तरीके से इंजेक्शन लगाकर वापस चला जाता था। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। फिर एक रोज मैंने जो देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन न आया। एक रोज जैसे रीना को खाना देने आई तो उसे उबकाई आने लगी। उसकी यह हालत देखकर तो मुझे वो दिन याद आया जब वो प्रेग्नेंट हुई थी। परेशान होकर मैंने किसी को भी न बताया और खुद ही अपने ननद को अस्पताल ले गई। लेकिन जैसे ही मुझे डॉक्टर ने बताया कि वह 19 से है तो यह सुनकर तो मेरे सर पर आसमान गिर गया था। मुझे काफी खौफ आया कि मैं क्या करूं। अगर यह बात अपने सास ससुर को बता दी तो वो दोनों ही परेशान होते और उन्होंने अपनी बेटी को तो कसूरवार नहीं ठहराना, क्योंकि वो तो बच्ची थी और इसे तो कुछ भी नहीं पता था और न जाने ये कौन था जिसने रीना के साथ ऐसी हरकत की थी। लेकिन मैं यह सच कब तक छुपा सकती थी। एक दिन जैसे ही रीना का फूला हुआ पेट मेरी सास ने देखा तो वो बोली कि हाय, मेरी बेटी को क्या हुआ है। मैंने काफी छुपाने की कोशिश की, लेकिन मेरी सास ने दाई बुलवाई। उसने जैसे ही रीना का इलाज किया तो घबराते हुए बोली कि तुम्हारी बेटी तो पेट से है। सास तो बेहोश हो गई। उसने रीना से काफी दफा पूछा कि बेटी बताओ कौन है जिसने तुम्हारे साथ ये हरकत की है, तो वो हंसते हुए कहती कि मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो बस नवीन के साथ रहना चाहती हूँ। नवीन और मेरी काफी अच्छी दोस्ती है। मेरी सास ने उसके मुंह से जैसे मेरे भाई का जिक्र सुना तो वो आग बबूला हो गई। वो मेरे भाई को बुरा भला कहने लगी। मुझे बोली कि यकीनन तुम्हारे भाई का किया धरा है और न कोई भी यहाँ नहीं आता और न ही कोई मेरी बेटी से मिलता है। मैंने उनसे कहा कि आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। मेरा भाई एक डॉक्टर है, वह क्यों किसी के साथ ऐसा करेगा। और मेरे भाई को रीना में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसे तो अपनी शादी भी करना है, इसका तो रिश्ता भी तय हो गया है। लेकिन मेरी सास को मेरी बातों पर यकीन न आया। वो बोली कि जल्दी से अपने भाई को बता दो कि अगर उसने रीना से शादी न की तो मेरा बेटा तुम्हें तलाक दे देगा। मैंने जैसे यह सुना तो मेरे हाथ पांव कांपने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता था, मेरा भी घर उजड़ जाता। मैंने अपने बच्चे पर नजर दौड़ाई, मुझे सब याद आने लगा था। मेरा पति मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे बाकी ससुराल वाले बिल्कुल भी अच्छे न थे। और इसका यह मतलब नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर देती। अब मैं बुरी तरह फंस चुकी थी। मैं अब यही सोचती थी कि भगवान मुझे कोई रास्ता दिखाए जिससे सच्चाई सामने आ जाए। मुझे तो अपने भाई से भी ऐसी बातें करते हुए शर्म आ रही थी। वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं इसको ऐसा समझती हूँ, इसलिए मैंने उससे कुछ भी ना कहा और बस यही सोचती रहती कि कोई रास्ता निकल आए। रीना की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। इसे तो यह भी मालूम नहीं था कि इसके साथ क्या हुआ। वो बस आए रोज शरारतें करती रहती थी, अपनी हाल का भी फिक्र नहीं करती थी। सास भी काफी परेशान थी। मुझे अचानक से याद आया कि हमें टेस्ट करवाना चाहिए, लेकिन मेरे दिल में डर बैठ गया कि अगर सचमुच ही मेरे भाई का किया धरा हुआ तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी। मुझे अपने भाई की वो बात याद आती थी जब वो कहता था कि रीना बहुत खूबसूरत है। मुझे तो यह भी मालूम था कि मेरे भाई के दिल में इसके लिए जज्बात हैं, पर मुझे पता था कि मेरा भाई जज्बात में नहीं बह सकता, वह रीना का फायदा कभी नहीं उठा सकता। पर एक रात मैंने सोच लिया था कि अपने भाई को देखूंगी कि वो रीना के रूम में जाकर क्या करता है। इस रात तो जैसे ही रीना को इंजेक्शन लगाने आया तो मैं उसका पीछा करने लगी। मैं दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई थी। नवीन ने रीना को इंजेक्शन लगाया और फिर कुछ देर वहाँ बैठ गया था। यह देखकर तो मेरा दिल खौफ से कांपने लगा कि न जाने वो यहाँ क्यों बैठा है। लेकिन कुछ देर बाद वो उठकर वापस चला गया। यह देखकर मैं काफी हैरान हो गई। लेकिन अभी मैं वापस आती उस वक्त रीना के कमरे का दरवाजा फिर से खुला। ये देखकर मैं फौरन उसके कमरे के अंदर चली गई। लेकिन जो मंजर मैंने देखा था वो देखकर मेरी रूह कांप गई थी। मेरा तो दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो ऐसा मंजर था जिसने मुझे लज्जा कर रख दिया था। मुझे अपनी ननद पर तरस आ रहा था और इस इंसान पर काफी गुस्सा आ रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसे घर से निकाल दूं, जिस पर इतना यकीन करके घर पर रखा था, वही घर की बेटी के साथ यह सब कर रहा था। यह देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं जल्दी से वापस अपने कमरे में चली गई। मुझे परेशान देखकर पति पूछने लगा कि क्या परेशानी है। मैंने पति को भी बता दिया था कि मैंने जो देखा है
है वो बयान करने के काबिल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि मैंने ननद के साथ किसको देखा। पति कहने लगा कि वो यकीनन तुम्हारा भाई ही होगा। मैं काफी हैरान हो गई थी, लेकिन चुप हो गई। फिर मैंने अपने सर नहीं में हिलाया था। वो मेरा भाई नहीं था, वो तो कोई और था। पति कहने लगा कि आखिर फिर वो कौन है जो घर के अंदर ही मौजूद है और किसी को भी कानो कान खबर न हुई। उसने हमारी बहन की इज्जत उछाल दी। मैंने जैसे ही बताया कि वो कोई और नहीं बल्कि उस नौकरानी का बेटा है, तो मेरे पति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उस वक्त वो अभिनव को आवाज लगाने लगा। सब घरवाले उठकर बाहर आ गए। मेरी ननद को तो नींद का इंजेक्शन लगा हुआ था, शायद इसलिए वो गहरी नींद सोती रही। पर सब घरवाले हॉल में आ गए। नौकरानी भी अपने बेटे अभिनव के साथ आ गई थी। परेशानी की हालत में सास मेरे पति से कहने लगी कि क्या हुआ है, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो। पति ने किसी को कुछ भी न कहा, सीधा जाकर उसने अभिनव को पीटना शुरू कर दिया था। अपने बेटे को इस हालत में देखकर नौकरानी काफी परेशान हो गई, लेकिन पति ने अभिनव को कहा कि तुम्हें मेरी बहन से शादी करनी होगी। और फिर उसी वक्त रीना का ब्याह नौकरानी के बेटे के साथ हो गया था। रीना काफी रोई थी, शायद इसे मालूम था कि इसके साथ क्या हुआ है, लेकिन अब वो इसी क्वार्टर में रहती थी। नौकरानी भी काफी परेशान थी, यही कहती थी कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मेरा बेटा बहुत नेक है, उसने ऐसी हरकत नहीं की होगी। लेकिन सबने उसे समझाया कि अगर तुम्हारा बेटा ऐसा न करता तो शायद वो अपनी सफाई जरूर कुछ कहता। वो कुछ भी नहीं बोला, इसका यही मतलब है कि ये सब कुछ उसी ने किया है। पति ने सबको गुस्से से कहा कि अब कोई भी इस बात पर बात नहीं करेगा। दिन ऐसे ही गुजरते रहे थे। मैंने जैसे ही नवीन को बताया कि रीना का शादी नौकरानी के बेटे के साथ हो गया है, क्योंकि इसके पेट में जो बच्चा है उसी का है, उसे मैंने खुद ही देखा। तुम्हारे जाने के बाद रीना के कमरे में जाता था और इसके साथ जबरदस्ती करता, तो मेरा भाई काफी हैरान हुआ। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था और वो अफसोस करने लगा। मैं बोली कि तुम शुक्र करो कि मेरी सास तुम्हें कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें यही लगता था कि तुमने यह सब किया है। जिस पर नवीन के चेहरे के रंग बदल गए। मैंने भी तसल्ली दी कि सिर्फ मेरी सास ही सोचती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, बल्कि उसकी बात की जांच की। और फिर जब मुझे पता चला कि ये सब कुछ इस अभिनव ने किया है, तो मैंने सबको बता दिया था। मेरा भाई ने सुख का सांस लिया था। उसने फौरन ही कहा कि मैं शादी कर रहा हूँ। मैं भी काफी खुश हो गई थी। इस तरह मेरे भाई की शादी हो गई। मैंने एक चीज महसूस की थी, जब भी रीना अभिनव के साथ मेरे भाई के सामने जाती तो मेरा भाई काफी परेशान दिखाई देता था। उसका चेहरा पसीने से तर हो जाता था। एक रोज मैंने जैसे अपने भाई को अभिनव के साथ देखा तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि अभिनव काफी घबराया हुआ था और वो शायद मेरे भाई से माफी मांग रहा था, जबकि मेरा भाई उसे गुस्से से देख रहा था। मुझे गड़बड़ लगी थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कुछ छुपा हुआ है। मैं वो सब जानना चाहती थी, इसलिए एक रोज मैं अभिनव के पास चली गई। मुझे देखकर वो मेरी काफी आवभगत करने लगा, तो मैंने उसे मना किया कि तुम्हें इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। बस मैं तुमसे जो पूछने वाली हूँ तुम उसका जवाब सच देना। तो वह घबरा गया और बोला कि आपको क्या पूछना है। इस बात पर मैंने उससे कहा कि मेरा भाई तुमसे इतना क्यों मिलता है, तो वह घबरा गया। उसके चेहरे पर पसीना आया था। मैं उसे भाप गई थी, लेकिन मैंने इसे जल्दी से कहा कि अगर तुमने सच्चाई न बताई तो फिर तुम मुंह की खाओगे, क्योंकि कभी न कभी तो सच सामने आ ही जाएगा। पर वो बोला कि मैं आपको जो सच्चाई बताऊंगा इस पर आप कभी यकीन नहीं करेंगी, इसलिए मैंने आज तक अपना मुंह नहीं खोला। तो मैं उसकी बात सुनकर हक्का बक्का हो गई थी। आखिर ऐसी कौन सी सच्चाई है जो वो मुझसे छुपा रहा है। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगी। तो उसने जब वो सच्चाई मेरे सामने रखी तो मेरा दिल दहल उठा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सब सुनूंगी। मैं अब जब भी अपने भाई को देखती थी तो काफी हैरान हो जाती थी। मैंने जिसे फरिश्ता समझा था वह तो एक शैतान निकला था। मैं जान गई थी कि रीना के साथ वो सब कुछ मेरे भाई ने ही किया था। रीना ने जिस बच्चे को जन्म दिया था वो मेरे भाई का था। अभिनव ने इस बच्चे को कबूल कर लिया था। मेरे भाई ने इसे चुप करवाया था। अगर तुमने इस राज को किसी के सामने भी जाहिर किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यह बात खुद अभिनव ने मुझे बताया था। मैम, आपका भाई मुझे धमकी देता था और इसने कहा था कि अगर तुमने ये सब कुछ बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वो मुझे पैसा देता था। मुझे भी पैसों की जरूरत है, इसलिए मैंने आपके भाई की इस हरकत का किसी को भी ना बताया। मैं यह सब सुनकर हैरान हो गई थी। अब मैं अपने भाई से बहुत दूर हो गई थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि वो अभी भी नहीं बदला। ऐसा लगता था जैसे रीना के साथ जो कुछ हुआ है इसमें मेरी गलती थी। यह बात सच थी कि मैं अपने भाई को रीना के पास भेजती थी, लेकिन मुझे उस पर भरोसा था। मैं पछताती थी कि काश मैंने रीना को इंजेक्शन न लगवाती तो मेरा भाई इसके रूम में कभी न जाता और ये सब ना होता। मैं अभी भी शर्मिंदा थी कि अभिनव को कसूरवार समझती थी। वो तो रीना के कमरे में भी मेरे भाई के कहने की वजह से जाता था, ताकि अगर कोई भी देख ले तो यही समझे कि ये सब कुछ इसी ने किया है। अब मैं उस वक्त से डरती हूँ जब मेरे पति के सामने मेरे भाई की सच्चाई आएगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा पति मेरे भाई को कभी भी नहीं बख्शेगा। वो जरूर इसे पकड़कर सजा दिलवाएगा। पर फिलहाल मेरा गुनहगार भाई ऐसे ही आजाद फिर रहा है। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।